अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, मज़े में। और जनाब, आज का दिन उम्मीदों का दिन, आज का दिन रेजोल्यूशन का दिन, आज का दिन वो दिन जिस दिन पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी जो है आज का दिन सेलिब्रेट कर रहा है। आज का दिन है 14 अगस्त का, और ये वो 14 अगस्त है, ये वो मुल्क पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो है कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। और इस दफ़ा जो हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो दिन है आज का, और ये जो पूरा हमने देखा कि ये जो 14 डेज़ रहे हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेशन रहा है, अमेजिंग। तो आज का दिन 14 अगस्त का ये दिन सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर व बरकत लेकर आए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन करे, और पाकिस्तान ऐसे ही फलता फूलता रहे, पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स अपने मुल्क से प्यार करे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ये जो 14 दिन थे, और जिस तरीके से जैसे ही 1 अगस्त जो है वो स्टार्ट हुई, वहीं से सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। फाइनली आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनली आज जो है हमारी सेलिब्रेशन है। और किसी भी कौम के लिए ना ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है, किसी भी कौम के लिए ये बड़ी प्राइड की बात होती है कि जब वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन आज के दिन हमने रेजोल्यूशन भी पास करनी है। आज के दिन हमने ये भी सोचना है कि हमने किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम इंडिविजुअली खुद अपने तौर पर अपने मुल्क से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हम सफाई का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक बैग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें बना के दिया गया है तो हम उसका ख्याल करें, उससे ख़राब ना करें। तो हमने आज करनी है ढेर सारी बातें, और बड़ी पॉजिटिव बातें करनी है, और ऐसी बातें करनी है, ऐसी चीज़ें आपके सामने लेके आनी है जिससे आगे चल के हमारे मुल्क को बहैसियत कौम हमें फ़ायदा हो। अब कुछ बात करते हैं सेलिब्रेशन की। तो भाई हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है 14 अगस्त, और ये 14 दिन, इन 14 दिनों की बात करते हैं। और फिर आज जिस तरीके से सुबह का आगाज़ हुआ, हमने देखा कि जिस तरह से तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ, दुआओं के साथ, खैर व बरकत के साथ। और कल की जो तकरीब थी, दैट वाज अमेजिंग। जो आपने देखा, जो बड़ी तकरीब होती है वो डेफिनेटली इस्लामाबाद में होती है। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान में जश्न हुआ, कराची में या नेशनल स्टेडियम में ज़बरदस्त जो है वो कॉन्सर्ट हो रहा था। इसके अलावा कल इस्लामाबाद में आपने देखा कि बहुत बड़ी तकरीब हुई, वहाँ पर सदर भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों का हुजूम था, जिस तरीके से वहाँ पर लोग मौजूद थे, हमने परेड भी देखी। आज सुबह भी हमने देखा कि मज़ार-ए-कायद पर जो है वो तकरीब थी। तो ये सारी जो सूरत हाल है ना, ये जो 14 अगस्त है ना, ये हर साल जब आता है तो ये हमें ये एहसास भी दिलाता है, ये एहसास भी जगाता है कि बहैसियत कौम हमें कितनी यूनिटी के साथ रहना है। बहैसियत कौम पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जो अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी है, ये नेमत ऐसी नेमत है कि आप देखिए बहुत सारे मुल्कों के पास ये नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुल्क में 4 मौसम दिए, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में हमें पहाड़ दिए, हमें जो है वो बहुत समंदर दिया, हमें घूमने फिरने की जगहें दी, हमें बहुत सारी ऐसी जगहें दी। और इसके अलावा बहैसियत कौम हम बहुत अच्छी कौम है। बहैसियत कौम हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हमें आगे बढ़ना है और आगे चलना है। तो जनाब 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। आज सुबह जिस तरीके से आगाज़ हो गया तोपों की सलामी से, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि जो मज़ार-ए-कायद के मनाज़िर हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल हम जश्न आज़ादी के हवाले ना, तो बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो खुशी है ना वो दीदनी है, इस दफ़ा जो जश्न है ना वो दुगना है, क्योंकि मार्का हक़ की भी खुशी है, क्योंकि ऐसी खुशियाँ भी हैं बहुत सारी जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से पाक फ़ौज ने जो है वो इंडिया को जवाब दिया, जिस तरह से हर चाल का जवाब दिया गया। इंडिया की जानिब से हमेशा से कहा जाता रहा कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान को अकेला कर देंगे, लेकिन आज वही पाकिस्तान है जिसकी जो प्लानिंग है और जिसकी जो स्ट्रैटेजी है और जिस तरीके से हमने उनके साथ में जंग लड़ी है, उसकी तारीफ़ें पूरी दुनिया में हो रही है। इंडिया का कोई साथ नहीं दे रहा। उन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर, और जो कि कलंक बन गया उनके लिए। और आप देखें कि किस तरीके से वो अपने इंडिपेंडेंस डे पर अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने इस मुंह को छुपाने के लिए कि उनको जगह नहीं मिल रही है, उन्होंने अपनी जो
फोर्सेस की जो ऑफिसर्स थी उनको लाकर बिठाया एक शो में, और वो कल जो है वो ऑन एयर होगा। और जिस तरीके से पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन का, और जिस तरह से इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, रॉ के थ्रू फंडिंग करवाता है, वो तमाम तर जो उनके नापाक अज़ाइम थे पाक फ़ौज ने खाक में मिला दिए। तो बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और जिस तरीके से ये जो हमारी पाक फ़ौज है इसके बारे में हर बंदा अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है, तो बिल्कुल हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें अपनी फ़ौज से प्यार है, हम आपस में बहैसियत कौम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हर रंग, नस्ल और इन तबकात से दरकिनार हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। और यही हमारी जो पहचान है, यही पूरी दुनिया को बताती है कि किस तरीके से जो है वो हम पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से हमारी आइडेंटिटी होती है, और यही हमारा प्राइड भी है। चलिए जी, अब शो का आगाज़ करेंगे। और आज का जो शो है वो बड़ा स्पेशल शो है, और वो स्पेशल शो इसलिए कि भाई आज आपके जो पसंदीदा फेवरेट स्टार्स हैं ना, हम उनसे भी आपको मिलवाने जा रहे हैं। और जब हम उनसे मिलवाएंगे आपको, तो आप मिलके बाकी खुश होंगे, क्योंकि आप इनको देखना चाहते हैं, आप इनको पसंद करते हैं, तो शो में आप उनसे भी मिल सकेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो है शो में मौजूद होंगे पाकिस्तानी टैलेंट, और पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई कोई कमी नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी हर फील्ड में अपना नाम मनवा रहे हैं, और चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो, या फिर किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिशन हो, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आगे हैं। जिग्ज़ा पज़ल हो, एजुकेशन हो, या फिर आप देखें कि किसी तरह का भी अगर IQ लेवल का भी कोई एग्ज़ाम हो, तो पाकिस्तानी जो है वो बताते हैं कि वो किसी से पीछे नहीं है। तो आज पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और हमारे और आपके जो मुल्क का नाम है उसको पूरी दुनिया में बताया जाके कि जी वी कैन डू इट। तो शो में बहुत कुछ है, करेंगे ढेर सारी बातें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको स्टार्स से भी, टैलेंटेड लोगों से भी। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब शो का आगाज़ करते हैं, और जिस तरीके से आज सेलिब्रेशन का दिन है, तो हमने सोचा कि आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और ओस्लो में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। इस वक्त हमारे साथ जो हैं लियारी के बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब के जो हैं वो मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर जीत कर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जो असिस्टेंट कोच हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, अब्दुल रशीद साहब, और उनके साथ हैं मोहम्मद राफ़े, और फिर उनके साथ हैं उवैस फैज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक आप तीनों को। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही। सबसे पहले तो ये बताइए रशीद भाई कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि ये कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दिलवाई। दूसरा ये बताइए कि ये जो जब इनकी जीत का आपको पता लगा और जब ये सारा कुछ हुआ, तो कैसा फील कर रहे थे कि जो मेहनत की थी वो रंग ले आई, जो गोल्स थे वाकई वो अचीव कर लिए? सबसे पहले मैं अपनी कौम को 14 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। आज 14 अगस्त का दिन भी है, तो हम सारे कौम जश्न मना रहे हैं, और हम इसी 14 अगस्त की खुशी में आप लोग को एक और हमारे टीम ने एक और खुशी दिलाई। तो इस 14 अगस्त की खुशी में हमारे टीम ने आप लोगों को एक ट्रॉफी तोहफे में दे दी। बिल्कुल, देखें ये जो हमारा जश्न आज़ादी ना, इसकी खुशियाँ जो हो गई हैं वो डबल हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इटसेल्फ जश्न आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त का दिन है, फिर मार्का हक है, फिर ये देखिए हमारी जो टीम है, ये जो हमारा जिस तरीके से रोशन करके आई है नाम, और जिस तरीके से इनको पजीराई मिली है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, हमारे साथ जो हैं वो राफ़े मौजूद है। राफ़े, कैसा लग रहा है कामयाबी के बाद फिर वापस आके वेलकम हुआ, और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। और सबसे पहले तो आप विश कर दें लोगों को जश्न आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम कौम को मुबारकबाद देता हूँ 14 अगस्त की खुशी में। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि पहले मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं यही देखता हूँ पहले कितनी इज्जत थी और अब कितनी इज्जत है। हाँ। माशाल्लाह, क्योंकि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अपने कौम का। हाँ। और वहाँ खेल के आए, मैं बहुत खुशी हुई। सही। अच्छा जी, आप बताएं। उवैस मुस्कुरा भी रहे हैं आज, सुबह से ही मैं देख रही हूँ उवैस को ना, ये बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। भाई मुस्कुराना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले रीज़न भी तो बताएं मुस्कुराने की। जश्न आज़ादी मुबारकबाद दे दें, फिर अब आपकी जर्नी पूछते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम पाकिस्तान के सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे बहुत खुशी
अच्छा जी, चलिए जी, थोड़ा शाय भी हैं और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। और यूजुअली होता है ना कि कुछ लोग शाय होते हैं और वो लोग नहीं बात कर पा रहे होते, लेकिन फिर भी हम तो बात करेंगे ओवैस से। ओवैस ये बताएं ओवैस खुश हो गया, चले जी मेरी जान छुट गई, मैंने बात नहीं करनी। ओवैस ये बताएं कि जब आप ये जीते उसके बाद फिर किस तरीके से आपका रिएक्शन था, घर वालों को पता चला, फिर आपकी बात हुई, ज़रा थोड़ा सा अपने बताएं ख्यालात, अपने अपने जज्बात बताएं उस टाइम के, क्या आपकी सिचुएशन थी और क्या सोच के गए थे? सोच के तो ये गए थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हाँ, और खुशी हो रहा था, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हाँ, थे। सही। और जब हमने फाइनल जीता तो हम बहुत खुश थे कि ट्रॉफी लेके जाएंगे पाकिस्तान के लिए, गोल्ड मेडल। हाँ, और इस टूर में मैंने अपना फर्स्ट गोल भी दिया था इंटरनेशनल। अरे और वाह, खुशी। जबरदस्त जबरदस्त। सही है। फिर घर वालों ने तो मेरा मैच टीवी में देखा था। हाँ, मैं अभी तक अपने जहाँ हमारा रिहायश था स्कूल में वहाँ पहुँचे नहीं है, सबसे पहले कॉल आया। अरे वाह, क्या मुझे कहा उन्होंने मुबारकबाद call करके दिया है, आपको बहुत के? खुश थे घर वाले, बहुत खुश थे। हाँ। मैच देख रहे थे हमारा। हाँ, और सही। बहुत सपोर्ट भी किया उधर नॉर्वे के अवाम ने, पाकिस्तानी हाँ। अवाम थे वहाँ। हाँ। हमें बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। अच्छा, ये सपोर्ट करना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि ज़बूहाली का शिकार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। रशीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद भाई, बीइंग का असिस्टेंट कोच, कितना ज़रूरी होता है बॉयज़ को बकअप करना कि वो अच्छा खेलें, आगे बढ़ें? क्योंकि यूजुअली पता है क्या होता है कि एक तो हमारे यहाँ जो जिस तरीके से फ़ुटबॉल का हाल है, या जो हमारे यहाँ जो एक तरह की जो टीम है, फिर ना हंस रहे हैं ये तीनों। अच्छा जी, जो हाल है वो क्या है? वो इस तरह से है कि प्लेयर्स अच्छे हैं, लड़के टैलेंटेड हैं, मेहनत करते हैं, या तो रिसोर्सेज नहीं मिलते, या फिर खुद ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो स्किप कर जाते हैं इन तमाम तर स्पोर्ट्स को और गेम्स को। इसकी क्या रीज़न देखते हैं आप? देखें, सबसे पहले ये एक ऐसा गेम है जो इनके रगों में है बिल्कुल। देखो, ये फैशन है कि इन लोगों का, हमारा सबका। तो एक है टैलेंट, यह मेहनत ज़्यादा होता है। हाँ। जिस जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो आगे आते हैं। तो हमने एक ट्रायल कराई थी, उनमें 300 से ज़्यादा बच्चे आए थे। हाँ। तो ये हमारी टीम में फाइनल कैंप हुआ, उसमें 21 बच्चे थे। हाँ। तो उनमें से हमने 17 बच्चे सिलेक्ट किए। हाँ। जो मेरिट के तौर पर हुए थे। हाँ। तो सारे अच्छे बच्चे थे। हाँ। तो वहाँ पे जाके हमारा कौम का सबका नाम रोशन किया। सही। देखिए, आपने ये बताया कि जो सपोर्ट और फैसिलिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग होते हैं, हमारे कैंप होते हैं, इनके लिए हर चीज़ के जैसे कि सिस्टम वगैरह होते हैं। हाँ। हमें इनके लिए करना पड़ता है। सही। देखो, फैसिलिटीज़ के बगैर कुछ भी नहीं होता। अब हर सिस्टम फैसिलिटीज़ के ज़रिए ही चलता है। हमारे वहाँ का टूर होता है, हमारे कैंप के एक्सपेंस होते हैं। हाँ। वो सारे फैसिलिटीज़ से ही चलते हैं। सब फैसिलिटीज़ से ही चलते हैं। अच्छा राफ़ी, आप ये बताएं कि कितनी सपोर्ट मिलती है और कितना आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है, और जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो क्या जहन में होता है? फेवरेट प्लेयर कौन है? किसको देख के इंस्पिरेशन है कि मैंने ऐसे करना है? मेरा फेवरेट प्लेयर तो नेमार जूनियर है। अरे वाह, नेमार। ओके। और जब आप खेलते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है? सपोर्ट की ये ज़रूरत पड़ती है, हम लोग टीम वर्क करते हैं। जी, टीम वर्क करते हैं तब जाके पूरी टीम सही तरह चलती है। सही। जैसे कि अभी हम 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, सामने भी 11 प्लेयर हैं, तो हम में से कोई 2 रुक गया मतलब गेम के बीच में, जैसे कि वर्क नहीं करेगा, मैन टू मैन नहीं होगा, तो उस पर टीम पे जोर आएगा। टीम पे जोर आएगा। जी, टीम पे। इट्स फुटबॉल इज ऑल अबाउट अ टीम वर्क, यू नो। जी, जी। कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक भी प्लेयर जो है वो नेग्लिजेंस दिखाए जी, जी। और आप मैच जीत जाएं। फुटबॉल में आप सबको इक्वली जो है वो बिल्कुल, खेलना बिल्कुल पड़ता ऐसा ही है। हाँ। तो आप जब आप सारे वहाँ पर खेल रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं और आपको पता होता है कि जी ठीक है, हमारा ये वाला प्लेयर जो है या ये हमारा जो फ्रेंड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, या इसके जो स्टैटिक्स हैं खेलने जहाँ के से वो गेम बहुत ज़्यादा चलती है अच्छे हैं। वो, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छी है। तो फिर किस तरीके से आप लोग अरेंज करते हैं अपना सारा कुछ कि भाई हमने मैदान में उतरना है और अब वी हैव टू डू दिस? जैसे कि हमको पता है कि सामने वाला प्लेयर, सामने वाली टीम की कमज़ोरी क्या है, पहले हम उसकी कमज़ोरी जानते हैं। ठीक। तो कमज़ोरी जानकर फिर हम लोग उस पर काम करते हैं। जैसे कि अब मैच से पहले हमारा कोच जो है राशिद कोच है, सर मुफीद हैं। हाँ। ये कोच हैं, तो हम लोग को मैच से पहले मीटिंग कराते, समझाते हैं। हाँ। वार्म अप कराते हैं,
गेम प्लानिंग बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका काम ये, आपका काम ये, आप लोग को ऐसा खेलना है, तब जाके टीम जीतेगी। तो हम लोग टीम वर्क करते थे, एक साथ आना है, एक साथ जाना है, उस प्लेयर को, ये प्लेयर अच्छा है राफे अवेश, आपको इसके साथ ही होना है, इससे अलग जाना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ोगे तो टीम पे जोर आएगा। एक ही वही बात हुई ना कि मतलब हम लोग टीम वर्क करते थे, टीम वर्क करते तब जाके टीम चलती थी, टीम वर्क करते थे तब जाके टीम चलती जी, थी। बिल्कुल। कोई भी जो टीम है ना, वो बगैर अगर सारे लोग एक एफर्ट ना करें तो फिर आप नहीं जीत सकते। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? खैर मुश्किलात तो बहुत आते हैं, लेकिन उन लोग का सामना करना पड़ता है। मेहनत करते हैं, बस हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ, तो इसलिए दिल बड़ा रखते हैं, तो तब जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यही सोचेंगे कि ये नहीं होगा, ये कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो वो काम नहीं होगा। नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात की है कि भाई उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ते, मेहनत करते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, और उम्मीद यही होती है कि नहीं जी वी हैव टू विन, और हमारी बेस्ट विशेस जो है वो हमारी टीम के साथ है। जो बहुत शुक्रिया राफे, बहुत शुक्रिया अवेश, आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा जी, अब शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको मिलवाएंगे इसी टीम के 2 मेंबर्स और भी हैं जो कि आपसे मिलेंगे, और आप उनको कॉल भी कर सकते हैं और उनसे कई सवालात भी पूछ सकते हैं और उन्हें मुबारकबाद भी दे सकते हैं। स्टे विद अस। हमारी टीम जो है वो जीत कर आई है, और इसके अभी कुछ मेंबर्स हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। इसके अलावा यूजुअली हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि जब कोई भी पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, और कितनी मेहनत के साथ ये लोग जाते हैं, और इनको जिस तरह से सपोर्ट मिलती है अपने कोचेस से और पाकिस्तानी आवाम से, उसके बाद जो है डेफिनेटली इनका मोराल हाई हो जाता है। अच्छा, इस टीम से जो है वो 2 मेंबर्स जो हैं वो और हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और जी अब्दुर्रहीम हमारे साथ हैं, और फिर हमारे साथ जो है वो मोहसिन अमीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और स्केच आर्टिस्ट आयशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए जी, रहीम से स्टार्ट करते हैं। रहीम, ये बताएं कि कैसा लग रहा है इतनी ज़बरदस्त जीत, और उसके बाद इतनी सारी अप्रिसिएशन, और पाकिस्तान में सब ने आपको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया है। जाहिर है आप हमारी यूथ फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं, तो वी विल अप्रिशिएट यू, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। जी जी रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप लोगों ने हमको बुलाया है यहाँ पे। हाँ, हम आपको शुक्रगुजार हैं। हाँ, और बस अच्छा जी, हमारी ये जो टीम है ये बड़ी शाय है, इसमें सारे ही जो ये प्लेयर्स हैं ना ये बड़े शाय हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये हमारे स्टार्स हैं, तो फिर जो है वो हम इनसे बातें भी करेंगे और इनसे जानेंगे भी कि क्या सोचते हैं और क्या इनके जो है ख्यालात हैं। मोहसिन ये बताइए कि एक तो अपने आप बताएं कि कैसा लगा आपको जीतने के बाद, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, सोचा था कि वापस आएंगे तो ट्रॉफ़ी साथ होगी? नहीं, बिल्कुल सोचा है, और इंशाल्लाह अगली मरतबा जाएंगे और ट्रॉफ़ी लाएंगे। हाँ, तो हमें सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर ऐसे ही बुलाते जाएं। हाँ, तो हम लोग का एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो इसमें कोचेस की भी थोड़ी बहुत मेहनत है। तो हमें 6 महीने का कैंप लगा था। हाँ, तो हम लोगों ने 6 महीने का कैंप ज्वाइन किया था, तो यहीं से हम लोग का आगे का शुरुआत हुआ। सही। अच्छा ये बताएं कि जब आप जीत गए तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे, दोस्तों के क्या रिएक्शन थे कि भाई ये तो आपने कमाल कर दिया? नहीं, सब कुछ थे, सब कुछ थे। सही। इस्तकबाल भी है हम लोग का, जो मोहल्ले में इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, सही। अच्छा जी, आयशा भी हमारे साथ हैं। आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। और जी ये बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त आयशा जो है वो स्केचेस बनाती हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं, और इससे पहले जब आयशा आई थी तो मेरा भी स्केच बना के लेके आई थी। आयशा आज क्या बनाया आपने? आज जैसा कि सबको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, हाँ। तो मैंने आज उसी की थीम को फॉलो करके सही। आज सारे प्रोविंसेस के हिसाब से सिटी वाइज मैंने प्लेसेस बनाई हैं। सही। तो वो अभी थोड़ी इनकम्प्लीट है, वो इन प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा बना रही हूँ। सही। तो इंशाल्लाह इस शो के एंड तक कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। चलें जी, आयशा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त स्केच बनाती हैं, और इस तरह का जो टैलेंट है ना, वो इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, और बहुत सारी लड़कियां इनको देखकर इम्प्रेस होती हैं और इनसे हमसे पूछती हैं कि आपके शो पर जब आयशा आई थी तो आप उनसे पूछिएगा कि हम भी किस तरीके से सीख सकते हैं स्केच बनाना। और ये बड़ा पैशन का काम होता है, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए बड़ा पैशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, मोहसिन और अवेश जो हैं वो भी रहीम जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताएं मोहसिन कि अब जिस तरह आपने बताया कि घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और आपके दोस्तों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, आपके महल्ले में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेलकम हुआ, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
फ्यूचर्स प्लान यही है कि हम आगे भी खेलना चाहते हैं अच्छा जी, और हमें मतलब आगे खिला सकते हो जो है ना सपोर्टर है हम लोग के। हाँ तो हमें आगे अभी दुबई का वीज़ा अप्लाई के लिए हम लोग गए थे ना। अच्छा, दुबई में एम्बेसी। कौन सा इवेंट होने जा रहा है? ये अभी मालूम नहीं अच्छा, है, मालूम। बस 2-3 महीने बाद। इंटरनेशनल इवेंट है कोई? जी हाँ। सही, तो फिर अब अभी अप्लाई किया हुआ है? जी हाँ। सही, अभी 2 महीने बाद जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो मीनवाइल आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो सब चलते रहती है? जी हाँ, अभी फिर से कैंप लगेगा। फिर से कैंप लगेगा? कब से लग रहा है कैंप? ये अभी अगले महीने से लगेगा शायद। अगले महीने से कैंप लगेगा। अच्छा जी, आप बताएं कि रहीम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? और शौक था वैसे तो, अब ये कि आप लोगों को तो बचपन से ही जो है वो शौक होता है, लेकिन फिर भी ज़रा बताएं कि आप लोगों के फेवरेट जो प्लेयर्स हैं वो कौन से हैं, इंस्पिरेशन क्या है, कहाँ तक जाना है? तो मैंने शुरू से जो खिलाड़ी को देखा है, हाँ, बार्सिलोना का डिफेंडर अरूजो। अच्छा। तो मेरे को शौक हो गया फुटबॉल खेलने का। तो मैंने अच्छा। अपने अब्बू से बोला हाँ, कि मेरे को शूज़ दिला दो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे मैंने शौक हाँ। किया, खेला। हाँ, तो मैंने बेटर पिक्चर एकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ अच्छा। पे मैं ट्रेनिंग में गया। अच्छा, फिर कैंप पे मेरा नाम आया। सही। फिर कैंप में हम ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग बहुत टफ था, हमारे कोच ने हमारे पर बहुत मेहनत किया। तो सिलेक्शन हो गया, हाँ, 17 का स्क्वाड बन गया, वहाँ हाँ। पे भी मेरा नाम आया। अच्छा, फिर हम नॉर्वे गए, फिर वहाँ से पैनल जीत के आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बहुत सारी बेस्ट विशेस, और इस तरह का जो टैलेंट है ना, ऐसे टैलेंट को आगे जाना चाहिए। और मेरी दुआएं हमारी जो यूथ फुटबॉल टीम है हमारी, इसके साथ है, जो अल्लाह करे हमारी जो फुटबॉल है, ये स्पोर्ट्स भी बहुत आगे बढ़े, क्योंकि यूजुअली इसमें हमें बहुत कम उस तरह से सपोर्ट मिल रही होती जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते। तो बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाज हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आबाद, हम देखें आबाद तुझे, हम देखें आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, क्या कशा के ये जाने, रह गुज़र तुम्हारे हैं। क्या बात। थैंक यू अब्दुल्ला। बहुत ज़बरदस्त जो है अब्दुल्ला ने, बल्कि बहुत अच्छा जो है वो हमें मिली नगमा सुनाया। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपने देख लिया कि अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया, और उनके साथ मौजूद हैं राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? और उनके साथ जो है हमारी स्केच आर्टिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, आयशा। तो ये तीनों मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राशिद भाई से। अच्छा राशिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक के बाद एक कामयाबियाँ आप हासिल करते चले गए। पहले तो ये बताएं, कामयाबियों का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है?
देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मैंने तो जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक, आपको पता है उसकी सेलिब्रेशन भी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने मार्का हक के हवाले से भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 3 आलमी रिकॉर्ड 3 दिन पहले ही ब्रेक किए हैं दोबारा, और उसमें जो है वो एक भारत का आलमी रिकॉर्ड भी मैंने दोबारा तोड़ा है। और मेरी तरफ से तमाम जितने भी मेरे देखने वाले हैं या जो लोग भी हमें देख रहे हैं, उन सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक। और बड़े पुरजोश हैं हम लोग जश्न आज़ादी के मौके पर, और बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ इंटरनेशनल टीवी शोज़ किए हैं, पाकिस्तान को जाके वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे भी जाके विन किया। सही। अच्छा, जो आपने भारत के हवाले से बताया जो कंपटीशन था वो क्या था, ज़रा थोड़ा सा उसकी अभी मैंने भारत का रिकॉर्ड एक ब्रेक किया है, जिसमें वो खुसूसी तौर पे मैंने जो आपको बताया कि मार्का हक के हवाले से, तो उसमें भारत के हैं एन नारायण। तो उन्होंने जो है वो 7 मार्बल टाइल्स को जो है वो 1 इंच मोटी मार्बल टाइल्स होती हैं जो कि आपके नॉर्मल किचन वगैरह में यूज़ होती हैं, तो उसको उन्होंने किक मार के 7 को जो है वो ब्रेक किया था। तो मैंने माशाल्लाह से 8 जो है उनके मुकाबले में 1 मार्बल टाइल जो है वो ज़्यादा तोड़ के इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के नाम किया। ज़बरदस्त जी, क्या बात है राशिद भाई की, एक के बाद एक जो है इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, और अभी थोड़े दिनों पहले मार्का हक के हवाले से जो कामयाबी हासिल की है इन्होंने इस कंपटीशन में, अमेजिंग। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ राशिद भाई आपके लिए। अच्छा जी, आयशा हमारे साथ है। आयशा, ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आपका जो स्केच है वो मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर आप दिखाएँ कि आपका ये जो स्केच रखा हुआ है ये आप जी बिल्कुल, ये ज़रा आयशा का जो स्केच है वो ज़रा दिखाएं। लास्ट टाइम तो मैंने कॉफ़ी से बनाया था, जब हम 25 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था शो, तो मैंने कॉफ़ी से कायद आज़म का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने पेंटिंग स्टार्ट की है ताकि हम कुछ नया लेकर आएँ। तो इस दफ़ा मैंने प्लेसेस चूज़ किए हैं ताकि मैं हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो इंडिपेंडेंस के मौके पर मैंने हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान रेजिडेंसी को, मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद, खैबर पास, हर चीज़ को। इसमें अभी मीनार पाकिस्तान और पाकिस्तान का फ्लैग इनकम्प्लीट है, वो मैं इंशाल्लाह अभी कंप्लीट करके सबको दिखाऊंगी। चले जी, ये अभी जो स्केच है ये आयशा बना रही हैं आज के दिन की मुनासबत से, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये और भी इसकी जो पूरी कहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है ना वो प्रॉपर जो है वो नज़र आएगी। और ये वो टैलेंट है हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में, ये वो लोग हैं जो कि आगे बढ़ के काम करते हैं और इतनी ज़बरदस्त जो है ये काम करते हैं, क्योंकि स्केच बनाना ना इतना आसान नहीं होता। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, यूजुअली क्या होता है कि जो सिंगर्स होते हैं ना वो नॉर्मल जो सॉन्ग्स होते हैं वो गा लेते हैं, लेकिन मिली नगमा गाना एक तो बड़ा पैशन का काम है और एक बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप बताएं, आपने इतने ज़बरदस्त जो है वो मिली नगमा गाया माशाल्लाह से, तो ये कैसे आप रियाज़ करते हैं या किस तरीके से अपने इस करियर को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं रियाज़ तो इतना नहीं करता जो सीरियस, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ और बाकी मतलब गाते रहते गॉड तो वो हो गिफ्टेड जाती है। सही। और हाँ, मैं जब छोटा सा था तो तब से ही गा रहा हूँ, तो अभी तक मतलब अब्दुल्ला की जो आवाज़ है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, और जिस तरह से ये गाते हैं ना ये बहुत अच्छा गाते हैं। और अगर अभी ये इस तरह से गा रहे हैं तो आगे चल के आप जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, सिंगिंग की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं ना, ये वो लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं। राशिद भाई, कितनी अप्रिसिएशन मिलती है और कितने लोग आपको प्यार करते हैं, और यकीन करें कि हर थोड़े अरसे बाद ना जब हम सोच रहे होते हैं ना कि अच्छा जी अभी कहीं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है या किसी और टीम ने जो है किसी और मुल्क ने जो कुछ किया है, स्पेशली मेरे जहन में राशिद भाई का नाम आ रहा था कि पता नहीं राशिद भाई क्या कर रहे हैं, अभी हमारे लिए कोई रिकॉर्ड लेके आए राशिद भाई या नहीं लेके आए। तो ये बताएं। देखें, ये एक बड़ी मेरी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ कि अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा मेरा नाम हो चुका है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, खुसूसी तौर पे कराची के अंदर, तो फौरी तौर पे जो है ना लोगों के जहन में यही जाता है कि यार या तो ये राशिद साहब होंगे या फिर राशिद साहब का कोई शागिर्द होगा या फिर राशिद साहब की कोई फैमिली का मेंबर होगा। मैंने कहा ना कि कहीं भी अगर ऐसा सुन रहे हो तो फौरन मैं ये ऐसे सोचती हूँ कि अच्छा राशिद भाई होंगे कहीं, या फिर राशिद भाई का कोई स्टूडेंट होगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने जज्बे के साथ, इतने पैशन के साथ आप लोग काम करते हैं। ये बताएं कि आपको देख के, आपसे इंस्पायर होके अगर कोई इस में आना चाहे, मिक्स मार्शल आर्ट में, या आपके शोबे से मुंसलिक होना चाहे, तो उसके लिए क्या चीज़ें, मेन पॉइंटर्स क्या हैं टू इंटरैक्ट विद दिस? देखें, जो ऐसा नहीं होता कि आपने बस सोचा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। जो हम लोग जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम अब अगर मेरा अगर कैरियर देखा जाए तो मैं मार्शल आर्ट पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं या मेरी फैमिली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट है। ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा और कर लिया। अब हम जब हमारे पास बच्चे आते हैं मार्शल आर्ट करने के लिए तो हम उनको
ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिसमें पंचेस मारना सिखा रहे हैं, किक्स मारना सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ वेपन्स जैसे ननचक्स है, स्टिक है, सोर्ड है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जो टैलेंट होता है वो शाइन होना शुरू होता है। तो फिर हम उसमें से बच्चे को पिक करते हैं और पिक करने के बाद फिर हम उस एग्जैक्टली उस टैलेंट के ऊपर जाके उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उसको आमादा करते हैं और उसको हम जिसे कहते हैं ना माइंड मेकअप करते हैं कि यार आप ये वाला जो टैलेंट है ना आपके अंदर है, ये आप जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब जैसे मेरे कुछ शागिर्द हैं, अब आपने देखा स्ट्रेचिंग जो होती है वो पूरी दुनिया में लोग करते हैं। हाँ, ठीक है, पूरी दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों मार्शल आर्टिस्ट, जितने भी लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सब स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। ठीक है, इसी तरह पुशअप्स के बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए। तो हमने टैलेंट को पिक किया, टैलेंट को पिक करके मेरी बेटी है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है 6 साल का है। अब वो मुझे देखते हुए बड़ा हुआ, ठीक है, मार्शल आर्ट को देखते हुए मतलब क्लब जा रहा है, साथ देख रहा है, तो उसको हमने टैलेंट को पिक किया और फिर उस टैलेंट को हम आगे लेकर आए। फिर देखी जो है वो मेरे मतलब सब ने देखा, पेरेंट्स में, फिर मेरे फादर आ गए, मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर मेरी वाइफ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर मेरे 17 शागिर्द हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो जब आप अपने टैलेंट को हम पिक करते हैं, टैलेंट को पिक करने के बाद फिर हम उसको उस पर मेहनत कराते हैं। अब जैसे मेरे वालिद साहब हैं, वो वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने कभी मार्शल आर्ट नहीं की, लेकिन मुझे पता है उनका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने कुछ 40 साल से ज़्यादा, तकरीबन कोई 45 ईयर्स जो है वो वेल्डिंग का काम किया है और उनका लोहे की तरह हाथ है। तो मैंने उनके हाथ की मजबूती को देखते हुए उनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड पिक करा लिया, लेकिन उसके पीछे आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने 3 महीने या 6 महीने की मेहनत के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो टैलेंट आप पिक करते हैं, तो टैलेंट पे पीछे भी तो कोई एक्सपर्ट होता है ना, जिसको पता होता है कि ही और शी इज टैलेंटेड। तो ये भी तो बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना इसके लिए कि आप किसको पिक कर रहे हैं और किसको नहीं पिक कर रहे हो। बिल्कुल, ये कितना काउंट करता है? देखिए, ये सारा तो खेल ही जो है वो नजर का है। अगर आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप जो है वो सामने वाले टैलेंट को पिक कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इससे मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ सलाहियतें होती है। फिर हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है, लाजमी बात है, हमने 30 साल से ज़्यादा मार्शल आर्ट को दे दिए। खुद मैंने 135 आलमी रिकॉर्ड इनफरादी तौर पे बनाए हुए, और मेरी जो अकेडमी है वो 160 से ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुकी है। अब पूरी दुनिया में भी हम जाके परफॉर्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी रिसेंटली जो है वो स्पेन के अंदर, रोमानिया में, इटली के अंदर, इस साल में 4 इंटरनेशनल टीवी शो मैंने किए और चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह जो शोज हैं वो विन किए। तो अब वो एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मेरी नज़र में जैसे कोई बच्चा आता है तो मैं उसको ज़ाया नहीं करता। तो यही वजह है कि जो है मेरे 17 शागिर्द जो है वो अब तक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जो हमारी एकेडमी के अंदर आते हैं बच्चे, हम उन पे काम करते हैं, उन पे अब कल जो है वो कराची, आपको पता है नेशनल यूथ गेम्स हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक स्टूडेंट है वो अभी कराची की टीम में कल सिलेक्ट हुई है। तो हम हर बच्चे का टैलेंट को परखने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें जो टैलेंट है ना, बस उसको जो है ना हमने काम में लेना है, इससे जो है ना इसको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ लेके जाना है। उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई आपके बच्चे में ये टैलेंट है, आप थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कुर्बानी आप दें, कुछ कुर्बानी मैं भी देता हूँ, लाजमी सी बात है, उनको एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ जिसकी मैं अलग से कोई फीस भी चार्ज नहीं करता, अलग से उनको टाइम देता हूँ और फिर उन बच्चों को लेकर आता हूँ आगे कि यार आप आएँ और पाकिस्तान के लिए जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, पाकिस्तान के लिए जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे शो पर आई, राशिद भाई हमारे शो पर आए। आयशा, आप जो है वो आप स्केच अपना कंप्लीट कीजिए, और अब्दुल्ला आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए, और मैं चाहूँगी कि आप जो है सॉन्ग हमें एक मिली नगमा जो है वो सुनाएं। जब हमने खुदा का नाम लिया, उसने हमें इनाम दिया। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है।
अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा उसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक। तो अब हमें जिन पर्सनैलिटीज़ ने ज्वाइन किया है उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी वकास अहमद खान ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। अच्छा जी, उनके साथ जो है हमें ज्वाइन किया है शेफ़ साइमा ने, और फिर हमें ज्वाइन किया है शेफ़ अब्दुल्ला ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप सबको जश्न ज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। अच्छा जी, वकास सर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इस वक्त ये हमारी जो सेलिब्रेशन चल रही है अब, और ये पूरे ही 14 दिन फर्स्ट से लेके 14 अगस्त टिल नाउ, हमने जिस तरह से सेलिब्रेट किया और जश्न का इजहार किया, इस दफ़ा ये जो खुशी है ना, ये दीदनी है। इसलिए है कि ये मार्का हक की खुशी भी है, और दूसरा ये ऑब्वियसली हमारे इंडिपेंडेंस डे की खुशी भी है। और जिस तरह से फ़ौज ने जो है, हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, और स्टिल अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि वो अपनी फेस सेविंग कहाँ करें। आए दिन आप देखें कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात सामने आ रहे होते हैं, और फिर वो किस तरीके से अपनी फेस सेविंग कर रहे होते हैं कि अभी वो लोग, यानी कि जो मोदी हुकूमत है, रिसेंटली तनकीद का शिकार हुई है, उनको बैकलैश मिला है कि उन्होंने अपने जो हाजिर सर्विस 3 ऑफिसर्स हैं उनको जाके एक शो में बिठा दिया है, और वो अब जाके मोदी की फेस सेविंग कर रही है। एक्चुअली ये आपने जो पॉइंट रेस किया ना, हाँ। दिस इज़ समथिंग रैशनल, ठीक है। और एक तो इंटरनल उनको जो बैकलॉश मिला है, ठीक है, उसके रेपरकशंस हैं ये, बिकॉज दे वांट कि अब हमें जो पीआर लीड करनी है वो जो है ना कुछ फीमेल ऑफिसर्स को आप बिठा दें। और ये कहीं नहीं होता कि प्राइवेट शो के अंदर एक यूनिफॉर्म के अंदर आर्मी ऑफिसर्स जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पब्लिक रिलेशंस मशीनरी बन के। इट इज़ समथिंग जो इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं। जस्ट बिकॉज वो जो इंटरनल प्रेशर है, वो जो ह्यूमिलेशन हुई है, उसी का ये रेपरकशंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लें, हाउ दे हैव बेसिकली ट्रीटेड इंडिया इससे पहले और अब, और हाउ दे हैव ट्रीटेड पाकिस्तान नाउ। तो ये एक अलमिया है, ठीक है, उनके लिए भी और लोगों के लिए भी, कि मतलब हाउ दे हैव बेसिकली पोर्ट्रे द थिंग्स इन दैट वे। सही। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया हमेशा से ये कहता आया है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को जो है वो सिफारती महाज पर भी लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। राइट डाउन ये हुआ है कि पाकिस्तान तो हर जगह है, पाकिस्तान तो इस वक्त छाया हुआ है, और इंडिया के जो नापाक अज़ाइम थे खाक में मिलाए हमारी फ़ौज ने। लेकिन इंडिया इस वक्त आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, कोई मुल्क आपको इस तरह का नहीं नज़र आएगा जो उनको मेनली मेजर तौर पे सपोर्ट कर रहा हो। इनफैक्ट उनके जो अभी यूएस गवर्नमेंट है, उनके साथ भी उनकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गए हैं। उनके अवाम ने जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। देखिए, एक तो ये तो है ही है जो इंटरनेशनल उनके साथ हो रहा है, इंटरनली जो उनके साथ हो रहा है ना, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टेड एट दैट पॉइंट। अभी जो ये 3 फीमेल ऑफिसर्स हैं उसमें से एक बड़ी फेमस है वहाँ पे, कर्नल सोफिया, ठीक है, कर्नल सोफिया। उनको क्यों चूज किया गया है? मतलब जस्ट बिकॉज के मोदी वांट टू बेसिकली डू द फेस सेविंग, जो भी उसने सारा कुछ किया है अगेंस्ट द मुस्लिम एंड हैटर्ड एंड समथिंग, तो स्पेसिफिकली एक मुस्लिम को उन्होंने चूज कर लिया कि यार ये आके जो है ना कुछ हमारे लिए कुछ डैमेज कंट्रोल कर देंगे, कोई इमेज जो है ना रिबिल्डिंग में कुछ आ जाएगा, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सेम गोज विद द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एज वेल, कि अभी आप देख लें जितने टैरिफ्स ट्रंप ने उनके ऊपर लगाए हैं, जो उनकी सारी इनकॉम्पिटेंसी है वो झलकती है। अच्छा, बाहर तो चलें लोग बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं यार हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट बायस्ड हो, बट इंटरनल उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, अभी परवीन साहनी है, मेरी उनके साथ कनेक्टिविटी भी है ऑन सोशल मीडिया एज वेल, तो वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, ही इज अ डिफेंस एनालिस्ट, यूएस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। वो वहाँ पे कह रहे हैं कि यार इंडिया का ये जो हमारा जो अभी वॉरफेयर हुआ इनके साथ, दे हैव बीन एक्सपोज्ड व्हेन इट्स कम टू द इलेक्ट्रिक साइबर वॉरफेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयरफोर्स की सुपरियोरिटी के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, दे हैव बीन एक्सपोज्ड बैडली, ठीक है, आपकी टैक्टिक्स ही नहीं थे, आपने मिसकैलकुलेट किया। इतना ज़्यादा बैडली एक्सपोज हुए हैं सर कि हुआ ये कि अभी रिसेंटली उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ से उनको बैकलैश हुआ। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि 29 टाइम्स
ट्रंप ने इस हवाले से बात की है कि मीडिएशन मैंने कराया और पाकिस्तान तो छोड़ता नहीं इंडिया को, लेकिन ये तो मेरे वजह से जो है वो सारा मीडिएशन का किरदार अदा हुआ। और फिर जिस तरीके से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद चले गए। इंडिया के अपने अंदर भी अब ये आवाज़ें उठ रही हैं, और अगर वो बॉलीवुड का सहारा लेते हैं ना, मतलब वो इंडिया से जिस तरह कहते हैं कि फिल्मों में ही जीत सकते हैं, तो इस तरह अब वो जो शो आएगा वो उसी में ही, उस शो में ही वो अपनी जीत का इजहार कर सकते हैं। तो जिस तरह इंडिया ये बॉलीवुड का सहारा लेता है ना, तो उनके खुद के जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनफैक्ट उनकी जो पॉलिटिशियन हैं जया बच्चन, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सवाल किया कि आपने ये ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा। तो आप देखिए कि जो मोदी गवर्नमेंट है उनको इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी फेस सेविंग नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली देखें, आपने जो पॉइंट रेज किया ना, इसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंटरनल उनके ऊपर प्रेशर इसी वजह से है। एक तो बॉलीवुड जो है ना वो बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ा डिफरेंट, प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ा डिफरेंट है ना। अब बॉलीवुड के हिसाब से तो मेजर अक्षय कुमार ने जो है ना लॉर्ड सीपोर्ट भी तबाह कर दिया है, ठीक है ना, और कर्नल सलमान खान आगे जो है मुल्तान में हलवा खा रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर फैक्ट्स पे बात करें, जो जिनका मैंने आपको बताया अभी, ही इज आल्सो अ डिफेंस एनालिस्ट, परवीन साहनी वहाँ पे एक्स रिटायर्ड कर्नल है, तो उन्होंने बाकायदा अपने व्लॉग के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर जो इंटरनेशनल उन्होंने लिखे हैं उसके अंदर ये बेसिकली एक्सेप्टेड दैट कि हमें जब भी कम्पीट करना पड़ा है तो दे हैव कम्पीटेड व्हेन इट कम टू द पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने कहा हमें बकायदा बराबर का, उन्होंने बेशक हम आउट मतलब नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी इकॉनमी उनसे बड़ी हो सकती है, बट दे कैन नॉट बेसिकली बीट, वी कैन नॉट बीट दैम इन दैट ग्राउंड व्हेन इट कम टू द वॉरफेयर, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी तगड़ी थी। ठीक है, चाहे वो 2019 वाला जो हुआ था, ठीक है, उसके अंदर आपके सामने था रेस्ट द हिस्ट्री, फिर अभिनंदन आए और फिर टी वाज फैंटास्टिक, सो इट हैपेंड, सेम गोज विद इन दैट वे। और उस टाइम DGISPR जो थे आसिफ गफूर साहब, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस था जो बड़ा फेमस था कि हमने 70 साल से आपकी तैयारी की है, आप ही को पढ़ा है, तो वी वर नॉट सरप्राइज, ठीक है, वी वर रेडी एंड वी रिस्पोंडेड। बिल्कुल, सेम हैपेंड इन दिस केस एज वेल। इन दिस केस आल्सो आपने वो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो एक रात पहले, मतलब अटैक से एक रात पहले भी, और जिस दिन अटैक करने जा रहे थे उससे एक रात पहले, 2 से 3 घंटे पहले भी कहा था कि आपको बहुत शौक है कि पाकिस्तान की फायरिंग देखने का, और आपको बहुत शौक है कि पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। और फिर उसके बाद फिर हमने जिस तरीके से उन्होंने मिसकैलकुलेट किया और उनको पता भी नहीं चला कि मतलब व्हाट हैपेंड। अब वहाँ पे एक और जोकर है उनके, मेजर गौरव आर्या, वो अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, मुझे तो उन्होंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, बट पॉइंट इज दैट कि वो रात को कह रहे थे एक प्राइवेट चैनल पे कि जी हमने ये कर दिया है, पाकिस्तानी को लेकर क़यामत की रात है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सुबह फिर उठे तो पता चला कि 5 रफेल उड़ ही नहीं सके थे, एक सुखो 30 MK आए, वो वहीं का वहीं था। तो मतलब उनको वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि उनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। समझ नहीं आया क्योंकि इशू सारा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर रॉ चीज़ें प्लान करती है ना हमारे यहाँ, और जो फंडिंग होती है और सारा कुछ होता है, दे वर थिंकिंग कि हमारी जो उन लोगों की स्ट्रेटजी है ना, शायद वो काम करेगी, मगर शायद उनको हमारी फ़ौज, हमारी आवाम इसका आइडिया नहीं था। तो एक्चुअली दे मिसकैलकुलेटेड, और उसके बाद उनको ये पता नहीं था कि वो जो एक मोदी का फेमस जुमला है ना कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। बिल्कुल करेंगे भाई, अगर आप हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करेंगे, फंडिंग करेंगे, आप जो है वो बलूचिस्तान में नौजवानों के हाथों को जो है वो असला फराम करेंगे, उनके हाथों से किताबें छुड़वा लेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, और पाकिस्तान आपको मुँह तोड़ जवाब देगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ साइमा भी मौजूद हैं और अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। और साइमा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आज बड़ा ज़बरदस्त सेट सजाया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों ना सजाए, इंडिपेंडेंस डे है। अच्छा जी, अब्दुल्ला आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज क्योंकि इतना स्पेशल दिन है तो आप लोग भी घरों में डेफिनेटली कुछ स्पेशल बना रहे होंगे, तो हमने सोचा कि हमारे जो शेफ़ हैं वो भी कुछ स्पेशल बना कर लाएँ और आपको बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से उन्होंने क्या कुछ स्पेशल बनाया। तो सबसे पहले साइमा आप बताइए। जी, आज मैं जो हूँ पाकिस्तान की नेशनल डिश निहारी बना के लेकर आई। वाह जी। और निहारी आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाते भी हैं, पकाते भी हैं। और अगर मैं इसकी थोड़े से बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं तो जो निहारी है वो वर्ड बेसिकली डिराइव किया गया है अरेबिक लैंग्वेज से, यानी निहार से आया है। तो निहार मीन्स सुबह। सही। तो इसकी लॉजिक ये हुआ करती थी कि निहारी का जो पेश करना है वो सुबह के वक्त लोग खाया करते थे। स्टिल अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर रखते हैं। बफ़े वगैरह में अगर आप चली जाएँ तो बफ़े में जो है निहारी ज़रूर पेश की जाती है।
लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो मुगलिया दौर से रहा है। सही। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी जब ये आई तो ये बहुत लोगों ने इसको अच्छे से बनाया, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रीजन के हिसाब से लोगों ने इसको जो है वो पकाना शुरू किया। ठीक है जी। अब्दुल्ला, आप बताइए, आप क्या स्पेशल लेके आए हैं आप? हमारा तो बर्गर जॉइंट से रिलेटेड काम है, तो जी जी, ये 2 बर्गर्स हैं मेरे पास। हाँ। और ये मैं केक लेकर आया हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। अरे वाह भाई, अब्दुल्ला करें। बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो केक लेकर आए हैं और साथ साथ जो है अब्दुल्ला बर्गर भी लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा दिखाएं और ये बताते भी जाएंगे क्या स्पेशलिटी है। अच्छा, ये जो है ये हमारे बर्गर जॉइंट के ये प्रीमियम बर्गर्स हैं। एक है एलेपिनो बीफ बर्गर और दूसरा है डबल पैटी डबल चीज़ बर्गर। हाँ। तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा रनिंग में है हमारे बर्गर जॉइंट के अंदर, और ये भी मैं प्रेजेंट करवाना चाह रहा था। और इसके साथ ये हमारा इंडिपेंडेंस डे का केक है। हाँ। जो मैंगो के अंदर है। अच्छा जी, इसके ऊपर ये क्रीम है और अंदर से जो है ये मैंगो फ्लेवर के अंदर है। ये भी हमारी ट्रेडिशनल डिश है। हाँ। तो उसके ऊपर ही ये जो है फ्रूट अच्छा, हमने केक एक बनवाया। तो अब्दुल्ला जो डिशेस बनाते हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, और आज के दिन की मुनासबत से जो प्रेजेंटेशन दोनों ने, साइमा भी और अब्दुल्ला भी जिस तरह से लेकर आए ना, ये वाकई पता लगता है कि आप अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं, आप कितने सेलिब्रेशन के मूड में हैं, आप कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या जो है वो आप सोचते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, ये जो ग्रीन कलर का बर्गर है, ये जी, जी। एक तो ग्रीन कलर वैसे ही बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये बताएं कि ये आपने क्या सोचा था आपने कि जी ठीक है, मैंने 14 अगस्त को जो है ना कुछ स्पेशल करना है। जैसे साइमा ने कहा कि जी मैंने तो निहारी हमारी जो है वो कौमी डिश है, तो साइमा ने निहारी बनाई, और फिर मैंगो जो है वो हमारा कौमी फल है, तो फिर उस हवाले से जो है वो अब्दुल्ला ने केक बना लिया। तो दोनों ने कुछ ना कुछ इसी तरह से सोचा। बट आपने ये क्या सोचा था बर्गर के हवाले से कि बर्गर मैंने कैसा बनाना है? जी अच्छा, बर्गर जो है वो हमारी स्पेशलिटी जो है वो बर्गर्स में ही है। तो इसके अंदर हमारी जो थीम है वो भी ब्लैक एंड येलो है। बट इंडिपेंडेंस डे की वजह से ख़ास हम लोगों ने ग्रीन थीम के ऊपर वर्क किया है। आप जो देखेंगे हमारे जो पैकेट्स हैं फ्राइज़ के, वो भी हम लोगों ने ग्रीन किया है, और बन जो है वो स्पेशली जो है वो ग्रीन कलर के अंदर बनवाए हैं ताकि ये प्रेजेंट कर सकें और हमारी इंडिपेंडेंस डे की याद को ताज़ा कर सकें। सही जी, ये इंडिपेंडेंस डे की जो याद है ना उसको ताज़ा कर सकें। और ये जो खाने होते हैं ना जो स्पेशली आप 14 अगस्त वाले दिन बना रहे होते हैं, ये भी एक कल्चर सिस्टम का हिस्सा है कि छुट्टी का दिन होता है, सब सुबह उठ रहे होते हैं, और उस दिन फिर जिस तरीके से 21 तोपों की सलामी होती है और उसके बाद फिर दिन का आगाज़ होता है दुआओं से, और फिर ओवरऑल जो तकरीबात होती हैं उसका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस दफ़ा की जो सेलिब्रेशन है वो इसलिए मुख्तलिफ है कि इस दफ़ा हम 1 अगस्त से ही जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा मार का हक की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा सर, जिस तरह से ये मार का हक हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो वॉर जोन हुआ और उसमें क्लियर पाकिस्तान की जो है वो डेटरेंस कायम हुई, पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने एंडोर्स किया, हर किसी ने जो है इस हवाले से एंडोर्स किया कि जी ठीक है पाकिस्तान कितना केपेबल है। और आप पाकिस्तान को, वो बात है ना कि आइसोलेट करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब पाकिस्तान मौशी तौर पर भी और हर तरीके से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुल्क है। जी सर। देखें, ये जो एक जुमला था ना मोदी का कि यार हम जो है आइसोलेट कर देंगे और पता नहीं पाकिस्तान एक वॉक ओवर है, कुछ भी हो जाएगा, इट्स वो जो एक गुब्बारे में से हवा थी वो निकल गई इन 2 इवेंट्स के अंदर रिसेंटली। देखें, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिकल लोकेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी आप कह लें रेपुटेबल कंट्रीज़ के स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, जिस पे आपकी इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना, ठीक है, वी हैव चाइना हैज़ अ स्टेक इन आवर बेसिकली कंट्री एज वेल। यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है, जो भी ईरान और इसराइल की वॉर थी उसमें पाकिस्तान वाज द मेन प्लेयर इन दैट वे। चाहे वो मिडिल ईस्ट का कुछ हो तो पाकिस्तान इज़ द मेन प्लेयर। तो ये जो एक इबाम है या एक सोच है कि यार हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, वो आपने देखा अभी वाइट हाउस के अंदर ट्रम्प सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट्स और ट्रम्प की स्टेटमेंट्स एंड उनके ऊपर जो टैरिफ सैंक्शंस हुए उनकी वो सारी चीज़ें आपके सामने। और पाकिस्तान के ऊपर वो हार्डली साउथ एशिया में सबसे जो है कम टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगा है। तो अब अगर ऐसे आइसोलेशन है, अगर ये डेफिनेशन है इंडियन आइसोलेशन की, तो वी वांट टू आइसोलेट आवरसेल्फ। सही। अच्छा, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? पाकिस्तान जिस तरह से माशाल्लाह से राइज़ कर रहा है, तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग होगी अभी? क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा अभी जो पेट्रोलियम का सारा कुछ था, तो उन्होंने कहा ठीक है जी ओके, हम मुआहिदा करते हैं और फिर हम जो है वो इसको खोजने की कोशिश करेंगे। मादनियात के हवाले से भी बात हुई। तो ये जो ट्रेड सिस्टम है या फिर ये जो जिस तरीके से मुआहिदा हुआ है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट टू एनीवन, बट ऑब्वियसली इसके पीछे सारी एक जो वर्किंग है वो ऑब्वियसली चीफ
जाके खुद से इस चीज़ के ऊपर डील करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ही हैज़ डन ऑल द नेगोशिएशन एंड स्टफ। तो इसमें जो क्रेडिट जाता है वो ऑब्वियसली मेजरली प्लेयर जो पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है, उनको जाता है, बिकॉज दे हैव डन ऑल द होमवर्क्स एंड एवरीथिंग। जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट रिक्वायर्ड थी, दे हैव गिवन दैट इन दैट वे। और जो अभी पाकिस्तान की रेपुटेशन इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉरफेयर जिसके अंदर पाकिस्तान ने आउटक्लास किया इंडिया को। तो आई पर्सनली बिलीव कि इन फ्यूचर जो अभी इंटीग्रेटेड चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ, दे आर गोइंग इन वंडरफुल वे। सही। अच्छा सर, जिस तरह से अब बात वही हो रही है ना कि ये जो वॉर जोन था हमारा, इसमें जिस तरीके से हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब इंडिया के अपने अंदर जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब उनको जो है अपनी पेट्रियाटिज़म प्रूव करना पड़ रहा है इंडिया के अंदर। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ जो हैं वकास साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे शेफ़्स भी मौजूद हैं। एक तरफ जो है आयशा अपना स्केच कंप्लीट कर रही हैं, यहाँ मज़े मज़े के खाने रखे हुए हैं और मेरे सामने जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल सा बर्गर है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये जो आपने इसका इनोवेटिव आइडिया सोचा, ये आपने कब सोचा और आपने आज के दिन की मुनासिबत से क्या क्या सोचा हुआ था? ये आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया, ख्याल कैसे आया? ये ऐसा है कि हमारी जो अगर हमारे बर्गर जॉइंट है एक, मतलब हमारा कोई देसी फूड नहीं है, तो अगर हमारा कोई देसी रेस्टोरेंट हो या इस टाइप का कुछ हो तो हम लोग कोई ट्रेडिशनल कोई भी डिश ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बर्गर जॉइंट है, ये एक वेस्टर्न चीज़ है, जो वेस्टर्न फूड है, तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी डालनी थी जो हमारे जो है वो हुब्बुल वतनी को शो करे। सही। जो मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि ग्रीन जो है वो हमारे फ्लैग का भी कलर है। और उसकी थीम के अंदर हम लोग ऐसा क्या करें, पैटी को तो हम ग्रीन नहीं कर सकते, जो चिकन या बीफ की पैटी होती है उसको तो हम ग्रीन नहीं कर सकते। तो हमने जो है वो अंदर की जो थीम है उसको चेंज किया। हम लोगों ने अपने जो पैकेजिंग है उसके अंदर ग्रीन कलर लेकर आए और ये बंस के अंदर हम लोगों ने जो है वो ग्रीन चीज़ें ऐड की। अपनी सॉसेस भी हम लोगों ने चेंज की। बन जो है वो हम लोग खुद रेडी कर रहे हैं और ये डो के अंदर फूड कलर ऐड करके ग्रीन, तो ये हम लोग शो कर रहे हैं। और ये 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यही हम लोग बर्गर बन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए जी, ज़बरदस्त। साइमा, ज़रा निहारी के बारे में बताएं कि निहारी जो है इसकी क्या रेसिपी होती है? बड़े मज़े की लग रही है साइमा की निहारी जो है, ये ज़रा बताएं कि ये किस तरह बनती है। जी सबा, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि निहारी बनाने के लिए जो एक्चुअल गोश्त का इंतखाब कर, किस गोश्त का इंतखाब करना चाहिए, तो वो बनाई जाती है बीफ की निहारी। ठीक है। ऑल्दो शॉर्टकट्स में आजकल चिकन भी आ गई है क्योंकि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं होता, बट बीफ निहारी एक्चुअली इसमें जो है स्लो कुक मीट का स्लो कुकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो निहारी है ना, इसके नाम से बनाने के नाम से बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है और ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, टाइम टेकिंग है और बड़ा मुश्किल से बनती है। तो ये झटपट निहारी कैसे बनती है? जी मैं तो आज झटपट ही बना के लेकर आई हूँ। मैंने झटपट निहारी बनाने के लिए चिकन का इंतखाब किया था, बट मैं फिर बताना चाहूँगी नाजरीन को कि बीफ शेंक से निहारी बनाई जाती है। सही। बीफ शेंक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं और अगर आपने जाके निहारी का गोश्त लेना है बुचर से तो आपने उसको कहना होगा कि वो बोन का गोश्त दे, जिसमें एक बोन मैरो वाली हड्डी शामिल होती है और फिर उसके साथ ही गोश्त अटैच होता है उस हड्डी के साथ। ठीक है। और ये आपने बुचर से जाके डिमांड करनी है, वो आपको काट के बना के दे देगा निहारी का गोश्त और फिर आपने उसको जो है वो चढ़ाना है। और वो जिस तरीके से पकाने का तरीका है उसमें मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। घर में लोग निहारी मसाला पीस के रख लें पहले से तो बेहतर है, वरना आप जो बाज़ार में रेडीमेड पैकेट्स मिलते हैं निहारी के, आप उससे भी निहारी बना सकते हैं, तो आपका टाइम शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। सही। अगर आप घर के मसालों से निहारी बनाने जाएंगे तो यूजली उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर एक के पास अवेलेबल नहीं होते घर की पेंट्रीज़ में। उसके लिए आपको ऑब्वियसली फिर रीच करना पड़ेगा मार्केट और फिर आपको वो तमाम चीज़ें मसालों को बना के पाउडर बना के और फिर निहारी में शामिल करना होगा, उसका जो भी प्रोसीजर है मेकिंग का। तो मेरी राय ये है कि जिन जिन लोगों को शॉर्टकट निहारी बनानी है वो चिकन का इंतखाब कर लें और वो रेडीमेड निहारी मसाला बाज़ार से ले लें। और उसके बाद सिंपल इसका प्रोसेस ये है, अगर टाइम है तो हम बता देते हैं। जी बिल्कुल बताएं। जी पहले मैंने एक चिकन ले ली थी, उसको मैंने थोड़े से बड़े पीसेस में कटवा लिया था, लाइक
12 पीसेस में कटवा लें। और उसके बाद मैंने हल्का सा घी शामिल किया है पॉट में। घी शामिल करके अगर आप घी में बनाएंगी तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि चिकन में बहुत फ़ैट नहीं होता, लेकिन निहारी इटसेल्फ बहुत फैटनिंग होती है, तो हमें निहारी को थोड़ा सा फैटी बनाने के लिए घी का इंतखाब करना होगा। घी डालें, लेकिन अगर कोई घी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा तो वो ऑयल में भी बना सकता है। जी, घी में फिर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन डाल के फ़ौरन तेज़ आंच पे इसको कुक किया है, ताकि जितना भी चिकन का पानी है वो रिलीज़ ना हो, वो उसी में लॉक हो जाए। ठीक है। मेन इसका जो लोगों की चिकन की निहारी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह यह है कि लोग इसको जो है वो हल्की आंच पे जो है वो भूनते हैं। आपने हल्की आंच पे नहीं भूनना, आपने इसको तेज़ आंच पे भूनना है, ताकि जो उसके जूसेस हैं वो इंटैक्ट रहें चिकन के अंदर ही। और जब आपने इसको भून लिया अच्छा सा, और आपके पास अदरक लहसुन की खुशबू भी आने लगी, और चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब आपने जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल है निहारी का, इधर वो आपके पास होममेड मसाला हो चाहे बाज़ार का पैकेट हो, वो आपने इसमें डाल देना है। एक चिकन के लिए एक निहारी पैकेट काफ़ी होता है, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। ठीक है जी। और वो डालकर आपने फिर दोबारा थोड़ा सा भूनना है। कि ये है सबा चिकन के लिए कि आपने उसको भुनाई थोड़ी सी अच्छी करनी है और तेज़ आंच पे करनी है। और जब वो भुन जाए अच्छे से, इसका कलर एक नज़र आने लग जाएगा, फिर आपने उतना अमाउंट पानी डालना है जितना कि शोरबा तैयार हो जाए। ऑब्वियसली चिकन है, आपको पता है वो जल्दी से कुक हो जाती है। 1.5 घंटे में आई थिंक ये कुक हो जाएगा। और मैंने इसको ये किया था कि जब मैंने पानी शामिल किया, पानी शामिल करके मैंने इसको एक बॉयल दिया है, अच्छा सा उबाल। जब वो उबाल आ गया तो मैंने इसको मीडियम आंच पे 30-35 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, और मैंने अब इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है फ़िलहाल। फिर जब मैंने 35 मिनट्स के बाद इसको देखा कि ये हल्का सा रिड्यूस हो गया इसका शोरबा, तो मैंने इसमें 1/2 कप व्हीट फ्लावर ऐड किया है, यानी कि आटा। ठीक है। बहुत सारे लोग आटे को हल्का सा भून के रोस्ट करके थोड़े से पानी में मिक्स करके भी मिलाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कॉर्न फ्लावर भी डालते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बेसन भी ऐड करते हैं। ये 3 डिफरेंट थिकनिंग एजेंट है जो इसके शोरबे को गाढ़ा कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बाहर प्रोफेशनली बनाई जाती है उसमें आटा शामिल किया जाता है। अच्छा, आप कह रही हैं जो प्रोफेशनली बनाई जाती है उसमें आटा शामिल किया जाता है। बेसन तो मिर्चें तेज़ होने की वजह से नहीं डालते? नहीं, बेसन भी थिकनिंग एजेंट है। बेसन को रोस्ट करके जब आप डालेंगे तो इसका बड़ा एक अच्छा एरोमा आता है, बहुत अच्छा। मैंने ट्राई किया हुआ है। आटे के अलावा मैंने एक बार बेसन भी शामिल किया था, लेकिन थोड़ा सा बेसन डालने के बाद इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अगर मिर्चें तेज़ हो गई ना तो बेसन डाल देते, तो उससे यह है कि वो फिर उसका टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता वो। अब्दुल्ला, आप बताएं कि ओवरऑल दिन भर आपके पास जब लोग आते हैं तो वो स्पेशली हॉलीडे वाले दिन या ये इस तरह की स्पेशल डेज़ में क्या कह रहे होते हैं कि हमें जी क्या खाना है? स्पेशल डेज़ के अंदर जो है वो रश ज़्यादा होता है पब्लिक का। और वीकेंड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। हमारी डिमांड जो होती है वो ज़्यादा हमारे बर्गर्स की वजह से ही फेमस है। तो हमारे जो रनिंग जो बर्गर हैं, जो प्रीमियम बर्गर्स हैं, वही मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हमारा डबल पैटी डबल चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो रनिंग में है, और ये एलेपिनो चीज़ बर्गर है, ये काफ़ी ज़्यादा रनिंग में है। बीफ के अंदर हमारा जो है वो ज़्यादा जो है वो वर्किंग है। और वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादा है। ऑनलाइन के ऊपर भी काम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोगों ने एक नया बर्गर जॉइंट भी लॉन्च किया है बुखारी कमर्शियल के अंदर। अच्छा। हेज़न बर्गर के नाम से। जी सही। चलिए जी। और आयशा ने भी अपनी जो स्केच है वो कंप्लीट कर ली है, ज़बरदस्त जी। और आयशा का स्केच भी कंप्लीट हो गया, और आयशा वाकई बड़ी ज़बरदस्त, जिस तरीके से आयशा कह रही थी ना कि शो के एंड तक तो मैंने ये स्केच जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो वेरी गुड आयशा। आयशा, थोड़ा सा दोबारा ज़रा अपने स्केच की थीम के हवाले से बता दीजिएगा। हाँ हाँ, सही सही सही। सारे जो प्रोवेंसेस हैं वो आयशा ने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्केच आर्टिस्ट है, और बहुत ज़बरदस्त स्केच जो है वो आयशा बनाती हैं। चलिए जी, आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, और जिस तरीके से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और जिस तरह से हम जो है वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के साथ में, और इशू यही होता है कि आज का दिन ना
बहुत ज़्यादा प्लान करना होता है। अब जैसे कि मैं शो के बाद मेरी बहुत सारी इस तरह की मीटिंग्स हैं या फिर घर में जो है वो लंच है एंड ऑल दैट, तो सर आपके यहाँ क्या मसरूफियत रहती है, किस तरीके से जो है वो 14 अगस्त का दिन गुजरता है? देखिए ये तो ईद से कम नहीं है, हाँ, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमें वो मुल्क मिला जिसमें हम खुल के सांस ले सकते हैं। जो आपने अभी पॉइंट रेस किया था इससे पहले, मुसलमान इंडिया में भी हैं, ठीक है। अब जो इवन सेलिब्रिटीज़ लेवल पे भी उनको आके जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, अपनी लॉयल्टीज़ प्रूव करनी पड़ती हैं। और कायद-ए-आज़म का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि अगर आप लोग आज़ाद मुल्क नहीं लेते, आज़ाद रियासत नहीं लेते, तो आपको जितने मुसलमान रहते हैं उनको अपनी जो है लॉयल्टी प्रूव करती रहनी पड़ेगी बाकी लोगों के आगे, और इट इज़ बेसिकली गोइंग ऑन ओवर देयर। तो ईद से बड़ा तो कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली सारी वही अरेंजमेंट होती हैं, सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं जिस तरह एक ईद पे सारा एक मामलात बने हुए होते हैं। तो इट हैपेंस इन दैट वे एज वेल। सही। और जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो जो अगर आप देखें जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि मुसलमान वहाँ पर बहुत मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद सर मतलब इतनी मेजॉरिटी में होने के बावजूद उनको अपना पेट्रियाटिज़म प्रूव करना पड़ता है। वहाँ के जो स्टार हैं आमिर ख़ान, वो आते हैं और वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो अपने बच्चों के नाम है ना, वो क्यों मुसलमान जो है वो ख़ानदानियत के हवाले से रखें। यानी आप सोचें कि उनकी मेंटालिटी वहाँ पर इंडिया में इतनी गिर गई है कि वो जो मुसलमान एक्टर्स हैं उनको भी बुला के वो उनका काउंटर करते हैं कि जी पहले आप ये बताएं, अच्छा आप ये बताएं, आप ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा कि किसी ने इस तरह से किसी के बारे में भी बात की हो, क्योंकि हमने कभी ना ऐसा सोचा ना सुना। हमारे यहाँ तो सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये कितना बड़ा जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए क्योस और अलर्ट है कि अब उनको वाकई ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो वहाँ से मूव करना चाहें तो वो टाइमली मूव कर जाएं। देखिए ये चीज़ तो क्योंकि इस तरह की बात एक दफ़ा शाहरुख खान भी कर चुके हैं, ये प्रूफ हो गई थी ना। मतलब आप देखें अभी जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ भी थोड़ा सा मामला होता है या बॉर्डर पे थोड़ी सी इंगेजमेंट होती है, तो वो चुन चुन के जो मुस्लिम उनके प्लेयर्स हैं उनसे जाके सवाल पूछते हैं, चुन के मुस्लिम एक्टर्स से जाके सवाल पूछते हैं। तो उसका मकसद यही होता है ना कि मतलब दे हैव टू गिव समथिंग, इस तरह की स्टेटमेंट्स दें जो बड़ा जो है ना हार्श सी हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। अदरवाइज वो जो है उनको कह देते हैं कि जी ये तो गो फॉर पाकिस्तान। उनका तो मतलब एक सिंपल है कि यार आप पाकिस्तान चले जाएं, अगर कोई मसला है तो वो इवन वहाँ पे उन्होंने सिखों को नहीं छोड़ा हुआ, बाकी तो दूर की बात है। फिर उनका भी प्लेयर था मोहम्मद शमी, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा वो हो गया कि जी ये हाथ मिला लिया उसने पाकिस्तानी किसी प्लेयर से, तो ये मुसलमान भी है तो ये पाकिस्तान चला जाए, और वो मैच इंडिया हार गया था। तो ये उनके लिए तो ये चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रगल है वहाँ पे। मतलब कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो आपको पता ही है। शामी को तो कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ गई। फिर उसके अलावा बात यही होती है कि वहाँ पर जिस तरीके से अब कंजर्वेशन है, जो बीजेपी है, आरएसएस का जो नज़रिया है, वो अपना नज़रिया जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं उन लोगों के सामने भी जिनको उनके नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है। अब एक नॉर्मल कोई प्लेयर है, सिंगर है, एक्टर है, उसका इवेंचुअली पॉलिटिक्स से या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उसमें उनको भी इन्वॉल्व करते हैं और उनको भी जज करते हैं। आप सोचें अगर आपको कोई जज करे तो कितना अजीब सा लगता है कि भाई आप किसी को जज कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें जो है ना, वहाँ के अब अपने मुसलमान जो हैं वो भी इस हवाले से सोच रहे हैं कि उनको इंडिया से कहीं और मूव कर लेना चाहिए। लेकिन सर कुछ ऐसे भी हैं जो कि उनके रंग में रंग हैं और उनकी ज़बान बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना घर मिल रहा होता है वहाँ पर और ना ही उनको वो प्रेस्टीज मिल रही होती है। इमरान हाशमी को फ्लैट नहीं मिल रहा था वहाँ पर, ठीक है, मुंबई के अंदर। ही वाज नॉट अलाउड टू। शबाना आजमी, ठीक है, जो थी उनको नहीं मिल रहा था। जावेद अख्तर की मिसेज हैं, मतलब दे आर द वेल नोन पीपल ओवर देयर। अगर उनको मुंबई जैसे शहर में नहीं मिल रहा तो आप उससे अंदाजा लगाएं आम मुसलमान की वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, क्या हालत होगी। नंबर 1। नंबर 2 इज के जितने भी इनके प्लेयर्स हैं या जो भी इनकी सेलिब्रिटीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर इन सच पेन कि वो कहीं ना कहीं अपनी जस्टिफिकेशंस डेली बेसिस पे इनको देनी पड़ती हैं टू बेसिकली जस्टिफाई कि भाई हम यहाँ रह सकते हैं। सही। चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम हमारी अपनी नेशन की, हमारे अपने लोगों की, कि पाकिस्तान में जो हमारी कौम है, हमारी जो नेशन है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सर अगर हम अपनी कौम के हवाले से भी बात करें ना, तो क्या है कि हमारे यहाँ लोग बेइंतहा अच्छे हैं, बेइंतहा प्यारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सिविलाइज्ड नहीं है। कचरा फेंक देंगे कहीं पर भी, मतलब ट्रैफिक जैम है तो जी उतर के लड़ना शुरू कर देंगे। अगर कोई कॉन्सर्ट है तो वहाँ पर जो है हुल्लड़बाजी शुरू हो जाएगी।
आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ये कितना ज़रूरी है किसी कौम में सिविक सेंस होना, शऊर बेदार करना कि भाई जब आप दुनिया की बेहतरीन टैलेंटेड कौम हैं तो ये छोटे छोटे जो मसले हैं अपने ये थोड़ा हल कर लें। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने आपको कोई पार्क बना के दिया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है तो आप उसको तोड़ते हुए चले जाएं। आप जो है अगर जश्न आज़ादी है तो आप जिस तरीके से बाजे बजा रहे हैं और जिस तरह से आप बाइक्स के सलेंसर निकाल के जा रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी है ब्रेन बिल्डिंग करना, ग्रूमिंग करना लोगों की, कि लोगों में ये सेंस प्रिवेल हो कि जी आप सेलिब्रेशन जो है वो डिसेंट वे में भी कर सकते हैं, आप मिलीनत में भी गा के सेलिब्रेशन करते हैं, खाने खा के भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपने घर में आप दावतें भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारी कौम को जो है वो जागने की कितनी ज़रूरत है। देखिए हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। ये जो चीज़ें हैं ना कि बाजे बजाना एंड यू आर जस्ट दिस इज़ नॉट मतलब आप एक सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, ये तो आप लोगों को पेन दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, इस दिन की अहमियत को समझना चाहिए कि वो बेसिकली क्या है। आपको एक आज़ाद मुल्क मिला है, उसके लिए तो आपको चाहिए तो कुछ ऐसा करें, आप डोनेशन कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यू कैन डू समथिंग वेलफेयर फॉर द कंट्री, जिससे कंट्री को फ़ायदा हो रादर देन टू बेसिकली स्पॉइल द थिंग्स ना। और कौमें जो बनती हैं वो बेसिकली बनती हैं इन हाउस चीज़ें सीधी करने से, रादर देन के कोई बाहर से आके करेगा। देखें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफेंस की चीज़ें देखते हैं वो तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। बट हमें भी तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना जो पे करनी चाहिए, अपने अपने एक रोल के अंदर, अपने अपने एक जो है ना प्रोफेशन के अंदर विद देयर पर्सनैलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये एक एथिकली भी डिमांड करती है हमसे सोसाइटी एज वेल। सही। चले जी अब्दुल्ला मैसेज दे दीजिए जश्न आज़ादी के हवाले से। जश्न आज़ादी का यही मैसेज है कि हम लोग अपने मुल्क को साफ़ करें और साफ़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिसानियत को ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम रखें और किसी भी हवाले से एक दूसरे को जो है वो मुसलमान होने की हैसियत से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को तरजीह दी जाए, ना कि लिसानियत की बेस पे। सही। सामा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें पास्ट को हमेशा ऑनर करना चाहिए, प्रेजेंट जो है वो उसको हमें सेलिब्रेट करें, बट सेलिब्रेट इन दैट सेंस कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें देखनी होगी। और फ्यूचर जो हमारा है उसको सब लोग मिलकर काम करने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी सर मैसेज। बस मेरा मैसेज यही है कि यार अपने फ़ौज के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने दिफाई इदारों पर ट्रस्ट करें एंड जस्ट स्लीप टाइट। पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट एनी पॉइंट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया साइमा, अब्दुल्ला और सर वकास हमारे शो पर आए। स्केच हो गया है जी यहाँ पर आयशा का, और आयशा जो है आप इनका स्केच देख सकते हैं। आयशा बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो स्केचिंग की है और सारे प्रोविंसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो जी ये है पाकिस्तान का टैलेंट और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है वो आगे लेके जाते हैं। शो का टाइम हो गया है एंड अप। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर आपने बताना है, और साथ साथ आज आपने जो कुछ भी सेलिब्रेशन करनी है तो बड़े एहतियात से आपने सेलिब्रेशन करनी है। और आपने ये जो निहारी की रेसिपी बताई ना साइमा ने, ये भी आपने बताना है कि जब आप बनाएंगे तो इसका फीडबैक हमें देना है आपने। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक दफ़ा फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। कीप वॉचिंग सीरियस 10।